नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त रेस जिसका इनाम था दुनिया का सबसे अमीर इलाका। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए हुई उसी महान दौड़ की जहां 5 बड़ी यूरोपीय ताकतें एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने के लिए भिड़ गई थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मसालों के लिए शुरू हुई ये होड़ इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो इस रेस की स्टार्टिंग लाइन पर सबसे आगे कौन था? वो था पुर्तगाल। कह सकते हैं कि वो सबसे पहले आए और उन्होंने ही इस खेल का मैदान तैयार किया। और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मसालों का वो बेशकीमती व्यापार जिस पर सबकी नजर थी। और देखिए, पुर्तगालियों को शुरुआत में ही एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिल गया था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और उसके ठीक 12 साल बाद 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा कर लेता है। मतलब उन्होंने आते ही भारत में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लीं कि उन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन पुर्तगाल इस रेस में ज्यादा समय तक अकेला नहीं दौड़ पाया। बहुत जल्द ही मैदान में नए और तगड़े खिलाड़ी भी कूद पड़े और अब ये मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक होने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़ी दौड़ में कौन कौन शामिल था। सबसे पहले पुर्तगाल, फिर आए नीदरलैंड्स के डच, उनके पीछे इंग्लैंड, फिर डेनमार्क और आखिर में फ्रांस। ये थी वो 5 बड़ी यूरोपीय ताकतें जो भारत पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। और जरा इस रेस की रफ्तार पर गौर कीजिए। पुर्तगाल के आने के मुश्किल से 100 साल ही बीते होंगे कि डच, अंग्रेज और फिर डेनिश एक के बाद एक सब के सब इस मैदान में अपनी जगह बनाने के लिए आ पहुंचे। माहौल तेजी से गर्मा रहा था। अब इतने सारे खिलाड़ी हैं तो सब अपने अपने अड्डे भी तो बनाएंगे, है ना? तो इन नए कॉम्पिटिटर्स ने आते ही अपने अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। जैसे डच ने मसूलीपट्टनम और पुलीकट में अपना बेस बनाया, तो वहीं डेनिश ने त्रांकेबार और सेरामपुर में अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। देखिए, जब रेस में इतनी भीड़ हो जाए ना, तो ये तो पक्का है कि कुछ लोग पिछड़ेंगे और कुछ बाहर भी होंगे। तो बस अब ये खेल उस स्टेज पर पहुंच लिया था जहां एक-एक करके खिलाड़ियों का सफाया होना शुरू होने वाला था। तो सबसे पहले इस रेस से बाहर कौन हुआ? पहला बड़ा नाम था डच। वो पहली बड़ी ताकत थे जो भारत में पॉलिटिकल पावर बनने की इस होड़ से बाहर हो गए। और इसका टर्निंग पॉइंट आया 1759 में बेदरा की लड़ाई में। इस जंग में अंग्रेजों ने डचों को ऐसी जबरदस्त हार दी कि उन्होंने सोचा ठीक है, भारत में अब और नहीं। उन्होंने अपना पूरा फोकस यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट एशिया पर लगा दिया, खासकर इंडोनेशिया के उन मसाला द्वीपों पर जहाँ मसालों के व्यापार पर उनकी पूरी पकड़ थी। अच्छा, तो डच तो गए। अब उनके बाद अगला नंबर किसका था? वो थे डेनिश। सच तो ये है कि वो भी इस बड़ी बड़ी ताकतों की खींचतान में ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए। अब देखिए, डेनिश लोगों का रेस से बाहर होना किसी एक बड़ी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बस हालात को समझा। उन्हें पता था कि वो इन बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक रणनीतिक फैसला लिया। और वो फैसला क्या था? 1845 में उन्होंने अपने सारे भारतीय कारखाने, मतलब अपनी सारी इंडियन प्रॉपर्टीज, अंग्रेजों को बेच दी और कहा हम चलें। और इस तरह जिन इलाकों में वो थे वहां भी बड़ी आसानी से अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। तो अब सोचिए, मैदान लगभग खाली हो चुका था और बचे थे सिर्फ 2 सबसे बड़े और सबसे ताकतवर खिलाड़ी। ये था रेस का फाइनल राउंड, आखिरी और सबसे रोमांचक मुकाबला, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। और इन दोनों का खेलने का तरीका एक दूसरे से एकदम अलग था। एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी। उसका एक ही मकसद था प्रॉफिट, पैसा कमाना और एक बड़ा कमर्शियल एम्पायर खड़ा करना। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से एक सरकारी चीज थी और गवर्नर डुप्लेक्स जैसे लोगों की वजह से उनका झुकाव पॉलिटिकल पावर की तरफ ज्यादा था। और जानते हैं, इस सरकारी कंट्रोल का एक नुकसान भी था। ये उन्हें बहुत धीमा बना देता था। हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से अप्रूवल का इंतजार करना पड़ता। तो अब इस रेस का विनर कौन होगा, इसका फैसला सिर्फ बस एक ही लड़ाई से होना था, और वो थी वांडीवाश की लड़ाई। और उस जंग के बाद मैदान में सिर्फ एक ही चैंपियन बचा। ये साल था 1760।
वॉन्डे वॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को एक ऐसी हार दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। ये एक तरह का नॉकआउट पंच था जिसने भारत में उनके पॉलिटिकल एम्बिशन, उनके राजनीतिक सपनों को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो सवाल ये है कि अंग्रेज आखिर ये रेस जीते कैसे? चलिए उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहली बात, वो जल्दी आए और उन्होंने एक बहुत मजबूत कमर्शियल बेस बना लिया। दूसरा, उन्होंने बेदरा और वांडी वॉश जैसी बड़ी लड़ाइयों में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को सिस्टमैटिक तरीके से रास्ते से हटाया। तीसरा, जो डेनिश जैसे छोटे खिलाड़ी मैदान छोड़ रहे थे, उनके इलाके भी अपने कब्जे में कर लिए। और बस इन्हीं सब कदमों के साथ वो धीरे धीरे भारत में सबसे बड़ी सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन गए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे यूरोपियन दुश्मनों को हराकर ये रेस तो जीत ली, वो चैंपियन बन गए। लेकिन जरा एक पल रुककर सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसकी इस आखिरी जीत का भारत के मुस्तकबिल पर, भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें आज भी इतिहास में सुनाई देती है।